अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हमने करना है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट चैप्टर और हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने करने ही करने हैं वो भी मैं आपको मार्क कराऊँगा और एक्सरसाइज भी मैं आपको फुली SLO बेस्ड प्रिपेयर करूँगा ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। अच्छा बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है हाउ फिज़िक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो फिज़िक्स है वो हमारी रोज़मर्रा की आम ज़िंदगी में किस तरह जो है वो एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो बच्चों इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आपके माइंड में भी आता होगा कि फ़िज़िक्स की वजह से हमारी कार्स बनी है, फ़ैन्स बने हैं, मोबाइल्स बने हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। ठीक है बच्चों, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा तो काम है SLO बेस प्रिपरेशन करना, अपनी मर्ज़ी से आंसर लिखना पर ठीक लिखना। ठीक है बच्चों, ये भी ऐसा आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे आपने लिखना है कि फ़िज़िक्स जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर टेक्नोलॉजीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इनको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी मोटर कार, स्मार्टफोन, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस जितने भी हमारे फ्रिज वगैरह यूज़ होते हैं इनके अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, हम फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करके न्यू इनोवेशंस कर सकते हैं, अपनी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने ये तो लिखना ही लिखने साथ एक एग्जांपल भी देनी है। एग्जांपल में आप लिखना द कॉमन एग्जांपल ऑफ फिज़िक्स इज़ स्मार्टफोन विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। आप ये भी लिख सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल दे दें जो आपकी डेली लाइफ की हो। एग्जांपल आपने एक छोटी सी दे देनी है, स्मार्टफोन हो जाए, कार हो जाए, बाइक हो जाए, कुछ भी ऐसी एप्लीकेशन आपने बतानी है जो आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आप ऐसे लिखेंगे तो आपके 3 आउट ऑफ 3 ठीक है बच्चों मैक्सिमम नंबर आएंगे। इसी तरह बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो पूछ रहे हैं कि आप अपनी एज को एस्टिमेट करें मिनट्स और सेकंड में। तो बच्चों आपकी एज कुछ भी हो, इसका एक सिंपल फार्मूला है, वो आपने याद रख लेना, इसको आपने रट्टा मार लेना। ठीक है बच्चों, और आप अपनी एज पुट करें, कोई भी एज पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें अगर आपने मिनट्स में अपनी एज निकालनी है तो इसका फार्मूला आप अपनी एज को बच्चों 365 डेज़, क्योंकि एक साल में 365 डेज़ होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करें। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ये तो मिनट्स का फार्मूला है। इस तरह अगर आपने अपनी एज को सेकंड्स में आपने निकालना है तो आप अपनी एज जो भी है आप 15 साल लिख दें। ठीक है, 16 साल लिख दें। एक साल में कितने दिन हैं? 365 डेज़। ठीक है बच्चों, और एक दिन में 24 आवर्स हैं, एक आवर में 60 मिनट्स है। यहाँ तक मिनट्स का फार्मूला अगर आपने सेकंड्स में निकालना है तो उसको एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप ये फार्मूले के अंदर सिंपली आपने इस फार्मूला आपने याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा और आपके फुल आउट ऑफ फुल नंबर आएंगे। इस तरह के सवाल बच्चों ये एज वाले MCQs के अंदर तो लाजमी पूछ सकते हैं और शॉर्ट में भी ये आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों उसमें वो पूछ रहे हैं कि आपने बताना है कि ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, आपको पता है प्रेशर, पावर और चार्ज जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। आपने इन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से हम निकाल के लाते हैं, वो खुद एग्जिस्ट नहीं करती, वो बेस क्वांटिटीज़ से ही आती हैं। जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो पेरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं और जो ड्राइव्ड होती हैं वो चाइल्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरा पीछे से चैप्टर वाइज टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैं वो भी कवर करा दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। फिलहाल हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब पहला है प्रेशर का फार्मूला बच्चों होता है F/A। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब F क्या होता है? मैस इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, मैस इंटू एक्सेलरेशन होता है हमारे पास फोर्स। तो ये MA वहाँ से आ गया और एरिया का A ही होता है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास यहाँ से आ गया। अब MA क्या होता है? M होता है मैस और मैस का यूनिट क्या होता है? kg। ठीक है बच्चों, मैस का यूनिट kg होता है और जो A है M और A का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ से आ गया kg ms-2 और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मीटर स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ गया। ठीक है बच्चों, आपने जब ये फार्मूला निकाल लेना है तो आप इससे अपनी बेस क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। kg किसके लिए यूज़ हो रहा है बच्चों? मैस के लिए। जो m है यहाँ पे वो लेंथ के लिए और जो t है सेकंड, जो टाइम होता है वो ये देखें सेकंड। S जो है वो हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन के अंदर बेस क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं वो है मैस, लेंथ एंड टाइम। ठीक है बच्चों, ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है पावर, हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा तो बच्चों हमारे पास जो
पावर है वो क्या होती है? पावर होती है W/T, वर्क डन इन अ टाइम। ये आप चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब वर्क क्या होता है? आपने कोई फोर्स, कोई काम 1 सेकंड में या किसी टाइम के अंदर किया हो तो F/S वहाँ से है, और T का T टाइम तो टाइम ही होता है, ठीक है बच्चों। अब F क्या होता है? मैंने आपको बताया था MA, मैस इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। और सेकंड का S वैसे ही, ठीक है बच्चों। अब MA क्या होता है? kg, मैंने आपको पढ़ाया था। एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो S है, ठीक है, इसका ये M आ गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और सेकंड टाइम क्या होता है? टाइम की यूनिट क्या होता है? सेकंड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये हमारे पास एक फार्मूला डेवलप हो गया। अब मैंने आपको बताया था इसी फार्मूले से हमने बेस क्वांटिटीज़ निकालनी है। अब देखिए kg किसके लिए? मैस के लिए, ठीक है बच्चों। और ये जो M है ये लेंथ का, ठीक है बच्चों। और ये जो S है ये हमारे पास सेकंड के लिए। तो इसी तरह बच्चों ये आपके पास जो इसकी बेस क्वांटिटीज़ हैं वो आ गई। इसी तरह हम चलते हैं इसके जो थर्ड पार्ट है, ठीक है बच्चों, चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, मतलब कि 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी चीज़ में से, उसको हम चार्ज कहते हैं, ठीक है बच्चों। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट है एम्पेयर, ठीक है। और जो T है टाइम, उसका यूनिट क्या है? सेकंड। तो आपके पास ये आ गया एम्पेयर इनटू सेकंड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके अंदर जो आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है? एक आपके पास करंट और दूसरा सेकंड टाइम, ठीक है बच्चों। आपके पास ये इसकी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो बच्चों अगला सवाल है हमारे पास, हमने जो प्रीफिक्स है माइक्रो, जो होता है 10⁻⁻⁶, आपने प्रीफिक्स वाला टेबल पढ़ा होगा, वो हमने बताना है कि वो जो प्रीफिक्स है मिली, जो 10⁻³ होता है उससे 1000 टाइम्स बड़ा है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों आपने समझना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों जो कंसेप्ट है वो है जी, जो 10 है ना इधर हमारे पास, ये जो 10 की पावर है, जो 10 है ये 1000 के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। ये 1000 के बराबर होता है, या आपने समझ लिया, ठीक है बच्चों। आप देखें, आपने प्रूव करना है कि जो माइक्रो है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है मिली से, ठीक है बच्चों। तो अभी आपने क्या करना है? माइक्रो अपॉन मिली कर देना। ऊपर आपके पास दोनों की वैल्यूज़ हैं, इस तरह करेंगे। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जो -3 है वो ऊपर जाएगा, -6 का ऊपर जाएगा, -3 तो +3 हो जाएगा। तो ये 10⁻⁻3, ठीक है बच्चों। तो ऊपर जाके ये कट जाएगा -3, तो ये -3 जब कटेगा तो ये 1 रह जाएगा, मतलब कि 1/10⁻³ और मैंने 10 आपको बताया था 1000 है। तो आपको ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कि जो एक प्रीफिक्स है माइक्रो वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है, 1000 टाइम्स स्मॉलर है आपका मिली से, ठीक है बच्चों। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो बच्चों अब आपका जो 5th क्वेश्चन है वो है जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों आपको ये पता होने से पहले, आपको ये बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। वेक्टर बच्चों वो क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है बच्चों। आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फिर आपने इसको बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट है ना, इस बंदे ने इतना फासला तय किया 5 मीटर का फासला, ये आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड आ गया 5 मीटर, और डायरेक्शन उसने 5 मीटर नॉर्थ या वेस्ट, ईस्ट साउथ में 5 मीटर का फासला तय किया, तो डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। लेकिन जो एनर्जी है उसके तो बच्चों सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि 10 जूल, इतने ज़ोर से उसने एनर्जी, इतने ज़ोर उसकी एनर्जी में है, ठीक है। इतने ज़ोर से आपने किस चीज़ में एनर्जी लगाई है 10 जूल, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आप किस चीज़ पे एनर्जी लगाएंगे, उसकी जो डायरेक्शन है वो तो आपके पास होती ही नहीं है कि वो नॉर्थ में जाएगी, साउथ में जाएगी, वो अपनी मर्ज़ी से जाती है, ठीक है बच्चों। तो जो एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्योंकि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती, सही है बच्चों। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो बच्चों देखिए, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है कि जो स्क्रू गेज है आपका वो ज़्यादा प्रिसाइज क्यों है वर्नियर कैलिबर से। तो बच्चों इसका सिंपली आंसर यही है कि जो आपको पता है, आपने पीछे वर्नियर कैलिबर पढ़ा हुआ है, उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.1 मिलीमीटर होती है, जबकि जो स्क्रू गेज है उसकी जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर होती है। लीस्ट काउंट मतलब कि कम अज़ कम वो इधर तक रीड कर सकता है। तो जो स्क्रू गेज है वो ज़्यादा छोटी चीज़ को भी रीड कर सकता है, लेकिन वर्नियर कैलिबर जो है वो भी रीड करता है, लेकिन वो थोड़ा सा जो उसकी रीडिंग पावर है वो कम है स्क्रू गेज के मुकाबले में। स्क्रू गेज एक 0.01 मिलीमीटर की भी चीज़ को रीड कर सकता है, लेकिन जबकि
जो आपका वर्नियर कैलिपर है वो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर की चीज़ को रीड कर सकता है। बड़ा फ़र्क है इनके अंदर, जिसकी वजह से इनकी जो प्रिसीजन है उसके अंदर भी फ़र्क है, क्योंकि इनके जो लीस्ट काउंट के अंदर फ़र्क है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये भी सवाल समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने डिफरेंशिएट करना है मैकेनिकल वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर। ठीक है बच्चों, अभी जो पहला पॉइंट आप लिखने की, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो एक नोब यूज़ करता है जिसको आप पिन कह सकते हैं, उसी से आप स्टॉप करते हैं, रीसेट करते हैं। तो बच्चों उससे देखिए, कभी आप दबाते हो एक बार, गलती से आपसे 2 बार वो प्रेस हो जाए तो वो रीसेट पे पहुंच जाएगा। आपने स्टॉप करना था लेकिन वो रीसेट पे पहुंच गया। लेकिन जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसके अंदर बटन यूज़ होते हैं। स्टार्ट का अलग बटन है, स्टॉप का अलग बटन है, रीसेट का अलग बटन है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इजी है यूज़ करने के लिए। पहला तो आपका डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, जो दूसरा डिफरेंस है, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है, मतलब कि 0.1 सेकंड से ज़्यादा या नीचे वो नहीं जा सकती, यहाँ तक उसकी रीडिंग एंड हो जाती है। जबकि जो हमारे डिजिटल स्टॉप वॉच है उसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड है, मतलब कि यहाँ तक वो जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब जो इसका तीसरा पॉइंट है वो भी आपने लिखना है, वो मैं यहाँ पे प्रिंट करना भूल गया था। जो तीसरा पॉइंट है बच्चों वो ये है कि जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो लेस प्रिसाइज है और जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो मोर प्रिसाइज है। ठीक है बच्चों, लेस प्रिसाइज इज़ मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड मोर प्रिसाइज इज़ डिजिटल स्टॉप वॉच। ये भी आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करना है। 3 पॉइंट रखेंगे तो आपके 3 नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो बच्चों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका मेजरिंग सिलेंडर। जो है एक मेजरिंग सिलेंडर, आपने पीछे टॉपिक पढ़ा होगा, वो इर्रेगुलर शेप्ड स्टोन का किस तरह वॉल्यूम निकाल सकता है। इरेगुलर का मतलब जो टेढ़ा मेरा हो, चिपटा हो, लेकिन वो गोल मटोल ना हो, चिपटा हो, टेढ़ा हो। ठीक है बच्चों, तो हम उसको कहते हैं इरेगुलर। ठीक है बच्चों, जिसकी जो एजेस है ना वो बराबर ना हो। ठीक है बच्चों, उसको हम इरेगुलर शेप कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पता करते हैं कि किस तरह एक मेजरिंग सिलेंडर एक इरेगुलर शेप स्टोन का वॉल्यूम निकाल सकता है। अच्छा तो बच्चों आपने क्या करना है, एक पानी भर लेना है। एक इसके अंदर आपने ये लिखना है कि आपने पहले एक पानी भरना है एक सिलेंडर के अंदर। ठीक है बच्चों, पानी आ गया, आपने पानी की रीडिंग लेने की, मैंने 3 सेंटीमीटर तक मैंने पानी भर दिया। ठीक है बच्चों, अब आप उसके अंदर स्टोन ड्रॉप कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप नोटिस करेंगे जो 3 सेंटीमीटर था वो 5 सेंटीमीटर हो गया, मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, लेकिन पानी तो हमने 3 सेंटीमीटर तक डाला था। ठीक है, या 3 मिलीमीटर डाला था, जो भी आप कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये ज़्यादा कैसे हो गया, तो जो वो ज़्यादा हुआ है +2 वो आपका वॉल्यूम है स्टोन का। ठीक है बच्चों, आप जो इनिशियल रीडिंग है 3 सेंटीमीटर जो आपका शुरू में पानी था जो ओरिजिनल है, उसमें से आपने माइनस करना है फाइनल। जो फाइनल वो होगी जो आपकी स्टोन के ऐड करने के बाद वॉल्यूम है, तो वो आपका 5 था, तो आपने 5 में से 3 माइनस करना है तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप एक स्टोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करके। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो बच्चों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि कौन सी प्रिकॉशंस, मतलब कि एहतियाती तदबीर आपने अपने दिमाग में, अपने माइंड में रखनी है आप एक मेजरिंग सिलेंडर से कोई भी रीडिंग कर रहे हो। तो पहला तो ये है कि आपने प्लेन सरफेस, यानी वो बिल्कुल प्लेन हो, उस पर कोई भी ये खोरापन ना हो जिसकी वजह से जो आपका वाटर का लेवल है वो डिस्टर्ब हो सके। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो रीडिंग करनी है आपने अपनी आंखों को पैरेलल बिल्कुल सामने रखना है वाटर के। जो वाटर का लेवल है 3 सेंटीमीटर है तो अपनी आंखें भी 3 सेंटीमीटर के ऊपर रखनी है, नीचे ऊपर नहीं देखना, बिल्कुल उसके सामने जिधर वाटर का लेवल है वहाँ तक देखना। वाटर आपका 3 सेंटीमीटर तक है तो आपने अपनी आंखों को भी 3 सेंटीमीटर के ऊपर ही रखना है। ठीक है बच्चों, और तीसरा है एयर बबल्स को आपने, एयर बबल आप अगर आप नीचे से हीट करते तो एयर बबल्स आ सकते हैं, वो आपने नहीं करना क्योंकि उससे वॉल्यूम डिस्टर्ब होगा तो आपकी रीडिंग भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्यों यूज़ करते हैं मेजरमेंट के अंदर, उसका क्या फ़ायदा है, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं। तो बच्चों पहला फ़ायदा यही है कि वो एक्यूरेट वैल्यू आपको पता चलती है, आपकी जो वैल्यू होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है, वो ठीक होती है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी प्रिसीजन है वो डिपेंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर करती है। आपने पढ़ा होगा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो यूज़ होते हैं प्रिसीजन के लिए। तो बच्चा जितने ज़्यादा आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होंगे प्रिसीजन भी उतनी ज़्यादा ही होगी। ठीक है बच्चों, तो प्रिसीजन के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है बच्चों वो यही है कि आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं तो आपका जो आखिरी पॉइंट होता है जो 0.3, 0.4
वो कैसे आएगा, वो आपने उसको कंसीडर करना है या नहीं करना, वो भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर ही बताएगा। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन या आपने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर्स को ऐड करना है, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो बच्चों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो रैंडम एरर्स के बारे में, कि जो रैंडम एरर्स हैं उसको आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों उसका सिंपल सा आंसर है कि आप अपनी मेजरमेंट को बार बार परफॉर्म करें, बार बार अपनी रीडिंग को परफॉर्म करिए, चेक करें, आपका जो रैंडम एरर है वो कम हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो एंड नहीं हुई, अभी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के हवाले से आने ही आने हैं वो मैं आपको मार्क करा दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, वो आपने करने ही करने हैं। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी आप पीछे पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है। आप ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनको रट्टा मार ले, ठीक है, इंशाल्लाह आपके 3 आउट ऑफ 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने करने ही करने हैं। अच्छा तो बच्चों जो आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, आपने एज अपनी मिनट्स और सेकंड्स के अंदर बतानी है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका रैंडम एरर्स वाला है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाला है। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच वाला। ठीक है बच्चों, बाकी भी आपने करने हैं लेकिन ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है, ये 4 सवाल। ठीक है इंशाल्लाह बच्चों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी न्यूमेरिकल्स की होगी, और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर करेंगे, और इंशाल्लाह पूरी बुक हमने ख़त्म करनी है सेकंड एनुअल से पहले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा, इंसान हूँ, इंसान से गलती होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।